माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू माई चैनल SST जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिसोर्सेज प्लानिंग। अब एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग और ये हमें कैसे करनी है। देखिए रिसोर्सेज जो है कम है और हमारी जरूरतें ज्यादा है। प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है और हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती है दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज एक ही जगह पर प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, कहीं पर ये रिसोर्सेज कम है और कहीं पर ज्यादा है। सो इसका आंसर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। एज वी नो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री और बहुत ही विभिन्नता है हमारे देश में। तो इसी तरह जो रिसोर्सेज है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, दूसरी स्टेट्स में ऐसा नहीं है। और कुछ स्टेट्स ऐसी है जो एक संसाधन में तो भरपूर है, लाइक मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। आप इसमें देखिए कोल माइंस है, वो सारी खनिज है, किसी तरह की कमी नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर जो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ इतना ज्यादा, बेसिक स्ट्रक्चर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ, वहां पर सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी बहुत ज्यादा डेवलप की जा सकती है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की बहुत कमी है। तो इसलिए हमें सारे रिसोर्सेज को इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो देश के सभी लोगों को मिल पाए, क्योंकि रिसोर्सेज की जरूरत तो देश के सभी लोगों को है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पंजाब में, हरियाणा में काफी ज्यादा होती है, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी चाहिए और साथ में लद्दाख को भी चाहिए और तमिलनाडु के लोगों को भी चाहिए। तो एक जगह पर जनरेट हुए रिसोर्सेज को हमें अदर स्टेट्स में भी बांटना पड़ता है। तो यहाँ पर नीड अराइज होती है रिसोर्सेज प्लानिंग की। इसका सॉल्यूशन है बैलेंस प्लानिंग लोकल लेवल पर रिसोर्सेज की पहचान करेगी और उसको डेवलप करके स्टेट लेवल पर ले जाएगी, और स्टेट लेवल में जनरेट करके यूज करने के बाद जो हमारा रिसोर्सेज बचेगा वो नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इस तरह से देखिए लोकल लेवल पर जनरेट किया, स्टेट लेवल पर। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं, जो दिल्ली है और अदर मेट्रो सिटीज है, बिग मेट्रो सिटीज, वहां पर बिजली बहुत ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन वहां पर बिजली डेवलप तो नहीं होती। तो क्या करते, जहां पर जिन स्टेट्स में बिजली प्रोडक्शन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां की जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बची उसको हम नेशनल ग्रिड में भेज देते हैं, और नेशनल ग्रिड से जिस भी सिटी को बिजली की जरूरत होती है वहां पर नेशनल ग्रिड वहां पर भेज देता है। और इस तरह जो स्टेट जहां पर बिजली पैदा हुई वहां पर भी रेवेन्यू जनरेट हुआ और पूरे देश पे बिजली मिल गई। सो दैट इज द रिसोर्स प्लानिंग। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग और ये हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसके 3 स्टेप है। फर्स्ट है इनलिस्टिंग एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जहां पर रिसोर्सेज मिलने की संभावना है वहां पर हम क्या करेंगे, अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से वहां की मैपिंग करेंगे, वहां के सर्वे किया जाएगा और वहां की जो मैपिंग किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा और नक्शा बनाया जाएगा, ठीक है, और इसकी प्लानिंग की जाएगी। सेकंड स्टेप आएगा इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी, स्किल एंड डेवलपमेंट प्लान। इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि सर्वे में हमें पता लग गया कि जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमें रिसोर्सेज मिल गया, ऐसा तो हमें कोल माइंस मिली, तो ऐसा तो नहीं हम हाथों से खोद देंगे उसको या फावड़े से खोद के निकाल लेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना। तो हम देखेंगे कि वहां पर किस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, किन मशीनों की जरूरत है, कौन सी स्किल हमें चाहिएगी, और इस तरह का डेवलपमेंट प्लान एक तैयार किया जाएगा। ये हुआ सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो
हम तैयार कर रहे हैं अपना प्लान, वो ये नहीं कि स्टेट के लोगों को ही काम आएगा, उस जगह के लोगों के लिए काम आएगा। हमें वो जो रिसोर्सेज है पूरे देश को फायदा पहुंचाना है और पूरे देश के बारे में हमें सोचना है। सो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, ये लोकल, स्टेट और नेशनल, दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड। सो ये 3 स्टेप आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आए, व्हाट इज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, और ये हमें कैसे करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण, और ये कैसे किया जाना और इसकी जरूरत कैसे। देखिए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रिसोर्सेज जो है कम है और हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है, और कुछ रिसोर्सेज तो हजारों लाखों साल की डेवलपमेंट के बाद बने हैं, लाइक कोल हुआ, बायोफ्यूल्स हुए, और जिस हिसाब से हम इनको खत्म कर रही है तो बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है जब ये खत्म हो जाएगी और हमारे पास अल्टरनेटिव पावर की, अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज है उसकी अभी हमने डेवलपमेंट नहीं किया है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर पेट्रोल, डीजल या CNG LPG खत्म हो जाए तो आज हमारे वर्ल्ड की हालत क्या होगी, सब कुछ ठप पड़ जाएगा, क्योंकि हम टोटली डिपेंड हो चुके हैं। और सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, अल्टरनेट एनर्जी। सो हमें अपने रिसोर्सेज को, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी भावी पीढ़ियों, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा के भी रखना है और इसका वाइजली इस्तेमाल करना है। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर आप एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको याद भी करनी है, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने एक कोटेशन दी है, आपकी बुक में भी है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड। यानी हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं लेकिन लालच को नहीं, यानी पेट को तो भरा जा सकता है, पेटी को नहीं। सो रिसोर्सेज जितने हमें जरूरत है उतना ही यूज करना है, उतना ही डेवलप करना है और भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना है। वो है लैंड रिसोर्सेज यानी भू संसाधन और इसकी इंपॉर्टेंस। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लैंड रिसोर्सेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, टेल द इंपॉर्टेंस। सो पूरे अर्थ का 71% वाटर है और 29% जो है हमारा लैंड है, और इसी जमीन पर जितने फॉरेस्ट्स है, एनिमल्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है और संचार व्यवस्थाएं, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ इसी जमीन पर चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम भी तो जमीन पर ही रहते हैं ना, और कहाँ रहते हैं। सो 99% एक्टिविटीज का हमारी क्रिएशन कहाँ पर होती है, जमीन के ऊपर होती है। अब इसमें सिर्फ एक ही कमी है जमीन में, ये सीमित है, यानी इसको रबड़ की तरह हम बड़ा नहीं कर सकते, जितनी है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। सो हमें अपने लैंड रिसोर्सेज का मैक्सिमम एंड वाइजली इस्तेमाल करना, प्लानिंग से इसका यूज करना है। अब आते हैं अपने इंडिया की तरफ। इंडिया में हमारी जो लैंड रिसोर्सेज है उसमें हमारी प्लेन्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं और आइसलैंड्स आते हैं, प्लेट्यू आते हैं। तो हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि हमारे सेकंड टॉपिक में आएगा, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। ये पाई चार्ट के थ्रू हमने ये समझाया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही मिलेगा। हमारे टोटल लैंड रिसोर्सेज का 43% प्लेन है, जिसको हम मैदान बोलते हैं। इन मैदानों में मोस्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, ये सभी लगी हुई है। और हमारे इंडिया का काफी बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा प्लेन्स में रहता है और 30% माउंटेन्स है हमारे इंडिया के टोटल लैंड रिसोर्सेज में से। माउंटेन्स आप सबको पता है, इसमें बहुत सारी बारहमासी नदियां निकलती हैं और ये हमारे इंडिया के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और टूरिज्म के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और जो 27% है वो हमारा हिस्सा बचता प्लेट्यू यानी पठार का। अब हम यहाँ समझेंगे प्लेट्यू और माउंटेन में क्या फर्क है। देखिए, माउंटेन में एक स्लोप ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ होता है और इस तरह से माउंटेन्स बनते हैं। ओके, इसमें जो स्लोप्स है इसके बाद एक हाइट आती है, लेकिन जो मेन एक्टिविटीज होती है वे इन स्लोप्स के ऊपर होती है, जो फुट हिल्स है यहाँ पर होती है। ओके, और जो प्लेट्यू है वो एक टेबल की तरह होता है, जैसे टेबल टॉप होता है। एक बार एक हाइट आती है, फिर लंबा एकदम प्लेन एरिया, उसके बाद फिर से डाउन, लाइक ये देखिए, ये इस तरह से एक प्लेन एरिया और उसके बाद
फिर से डाउन, दैट इज कॉल्ड प्लेटू यानी पठार। एंड वेयर इज दिस प्लेटू सिचुएटेड इन इंडिया? इंडिया में इसके लोकेशन कहाँ पर है? ये जो इंडियन पेनिसुला जो हमने पढ़ा है, इसमें एक ट्राइंगल शेप है एक तरह से, इसको हम डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्षिण का पठार बोलते हैं। और ये 8 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें मोस्टली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। और इसकी हाइट जो है प्लेट्यू की डिफरेंशिएट होती है। नॉर्थ में ये जो नॉर्थ प्लेन से स्टार्ट होकर ये कोई 300 फुट की हाइट से स्टार्ट होकर साउथ में 3000 फीट की हाइट तक चला जाता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंस काफी है प्लेट्यू की। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स, और बहुत सारी जो मेटल्स है वो यहीं से हमें मिलती है। हमारा टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन यानी भू उपयोग। हमारे पास जितनी जमीन है उसका हम उपयोग किस तरह से करते हैं। देखिए, फर्स्ट इसका ए है फॉरेस्ट यानी वन। काफी बड़े भूभाग पे हमारे 22% पर जो है जंगल है। बी आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन जो एग्रीकल्चर के लिए उपलब्धि नहीं है, उसमें पार्ट आता है बैरन लैंड यानी बंजर भूमि। कुछ जमीन ऐसी होती है जैसे पथरीली या फिर मरुस्थलीय जमीन जो कि रेगिस्तान में होती है, रेतीली जमीन, और जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, छोटी मोटी घास या झाड़ जंगल जहाँ पर उगते हैं, उसको हम बोलते हैं बैरन लैंड। वो कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं होती। सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। हमारी जितनी मकान है, प्लॉट्स है या फिर पार्क्स है, सिटीज, विलेजेस, जहाँ पर भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं और अपनी बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और गोदाम और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चलाते हैं, अब उसको भी तो छोड़ना पड़ेगा ना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से। ओके, वो इस पोर्शन में आती है। सी, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड लाइक परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ट्री क्रॉप्स। फर्स्ट आता है इसमें परमानेंट पॉस्चर। कुछ जमीन हमें जानवरों के चारे के लिए छोड़नी पड़ती है, और कुछ जमीन जो है पेड़ उगाए जाते हैं उसमें, ताकि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो लैंड इसके अंदर आएगी। सेकंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो जमीन जो 5 साल से इस पर खेती नहीं हुई हो। वो एग्रीकल्चरेबल तो है, जमीन खेती तो हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन अभी वो यूज में नहीं है और 5 साल से यूज में नहीं है, वो इस कॉलम के अंदर आती है। डी, फैलो लैंड यानी परती भूमि। देखिए, वो भूमि जिसको अभी छोड़ दिया गया है कुछ सालों के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ वापस ला सके, अपनी एनर्जी वापस ला सके और उसमें खेती ज्यादा हो सके, उसको बोलते हैं फैलो लैंड। उसके पार्ट है करंट फैलो प्लस अदर देन करंट फैलो। फैलो लैंड वो लैंड है जो 1 साल या उससे कम अवधि के लिए जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हुई हो, और अदर देन करंट फैलो जो 1 से 5 साल के बीच में जिसमें कोई भी फसल ना ली गई हो, अभी उसको स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए छोड़ दिया गया हो। और अगर 5 साल से ज्यादा उसमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई है तो कौन से कॉलम में आएगा? कल्चरेबल वेस्ट लैंड में आएगा। इसको आप बंजर भूमि नहीं बोल सकते, ये नहीं कि वो बैरन लैंड में आ गए, नहीं, उस पर खेती हो सकती है लेकिन अभी नहीं हो रही है फॉर एनी अदर रीजन। ई सेक्शन आता है जो इंपोर्टेंट सेक्शन है, नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यही वो भूमि है जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती है। मान लिया एक प्लॉट है हमारे पास 10 एकड़ का, इस तरह से, और उसमें साल में एक बार कोई क्रॉप बोएगी, मान लिया गेहूं, दाल, चावल या कोई वेजिटेबल, तो वो किसमें आया? वो आया हमारा नेट सोन एरिया के अंदर। एक साल में एक फसल। लेकिन अगर उसमें हम 3 फसल लेते हैं, 3 बार उसमें कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी लेती है, जैसे गर्मियों में हमने वहाँ चावल बो दिया, उसके बाद सर्दियों में गेहूं, और बीच में जो टाइम आता है उसमें वेजिटेबल्स, इस तरह से, तो वो एरिया हमारा 3 गुना हो जाएगा। 3 × 10 एकर्स यानी 30 एकर्स, वो हो जाएगा हमारा नेट क्रॉप एरिया, यानी सकल बोया गया क्षेत्र।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अभी ये लेसन काफ़ी बचा हुआ है, इसके लिए आपको आगे वीडियो देखते रहना है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई समझ में नहीं आया कोई टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में जाकर आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे वीडियो हमारे देखते रहिए। थैंक यू।